Hello everyone, welcome to my YouTube channel SG Studies. Today we are going to study about 9th standard 4th chapter, that is economic development. In this chapter we are going to study कि हमने हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह हुआ और किस किस तरह से जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कौन कौन से पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किए ताकि जो सबको रोज़गार मिल सके, जो इंडस्ट्रीज है उसको डेवलपमेंट कर सके और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सरकार ने हमारे लिए किया। उस समय जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सबको लगा कि अभी इंडिया में क्या करना चाहिए, तो इंडिया में बहुत सारे पॉलिसीज़ आए, बहुत सारे प्लान आया। जो प्लानिंग कमीशन जो था इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया ताकि सारी चीज़ें एकदम बैलेंस में हो सके, किसी को भी किसी भी तरीके की हानि ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, सबको सब कुछ अपने स्टेट में मिल जाए, सेल्फ सफिशिएंट रहे हमारा इंडिया। इसके लिए जो हमारी सरकार ने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या इकोनॉमी आया, डेवलपमेंट आया, वो सब चीज़ें हम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चैप्टर है हमारा इसमें पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस चैप्टर। अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको पता है इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब ही होता है कि इंडिया के पास कितना इनकम है, डेवलपमेंट के लिए इंडिया के पास कितना पैसा है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक। हमारे इंडिया के पास कितना पैसा है, कितना हमारे लिए काम कर रहे हैं, सब पैसा आता है जाता कहाँ पे है, तो इंडिया को मतलब कहाँ कहाँ चीज़ों पे कहाँ कौन कौन सी जगहों पर, जैसा भी एक रेलवे पटरी बना तो उसमें कितना पैसा लगा, एक वाटर सप्लाई का एक पाइपलाइन बना उसमें कितना पैसा लगा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है तो उसमें कितना पैसा लग रहा है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? कोई अपना प्राइवेट तो पैसा तो देता नहीं है, गवर्नमेंट के पास रहता है, पब्लिक रुपीज़ रहते हैं उस, यानी कि जो पब्लिक होता है उस पर सरकार का और हमारा अधिकार होता है। जो प्राइवेट होता है उस पर खाली हमारा होगा, किसी का प्राइवेट होता है, किसी का पब्लिक होता है, तो पब्लिक जो होता है उस पर पूरे इंडिया का अधिकार होता है। तो सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है उसके बारे में हमें भी पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पैसा दे रही है, कैसे सरकार अपने जेब में डाल रही है, कहाँ पे डाल रही है, सब ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब यही होता है। इकोनॉमिक का मतलब इंडिया के पास कितना इनकम है, डेट्स इंक्लूड अ स्टडी ऑफ द मिक्स इकोनॉमी। अब हम इसमें पढ़ेंगे मिक्स इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी तो हर जगह पे चलता है पर हमारे इंडिया में मिक्स इकोनॉमी चलता है। 5 ईयर प्लान एंड देयर सक्सेस एंड फेलर, यानी कि 5 ईयर प्लान में जो 5 ईयर प्लान बनता है हमारे इंडिया में, 5 ईयर जो मंत्री आते हैं या फिर 5 ईयर का प्लान बनता है तो उसमें किस सक्सेस कितना मिल रहा है, कितना फेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है एक जागरूक नागरिक होने के कारण। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक यानी जो बैंक्स के पास कितना रुपये है, ये सारी चीज़ें। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हमारी एक मुद्दे हैं जिनको हमें पढ़ना है, पर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया ये वाला। मिल वर्कर्स पढ़ेंगे हम आगे चलकर। स्ट्राइक्स एंड स्पेशली द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी 1991 में जब हमारा देश एक डेवलपमेंट के रास्ते पे जा रहा था, उस समय की इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह की थी वो भी हम पढ़ेंगे। जो हमारा ये चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो आपका जो पार्ट 1 आप देख रहे हैं, जो 2 पार्ट है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल सके। मिक्स इकोनॉमी, brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started much before India got independence, यानी कि जो हमारा इंडिया है मतलब वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म यानी जो मंत्री लोग का एक बैठक होता है, वहाँ पे जो समझदार लोग होते हैं वो वहाँ पर बैठकर इंडिया को, अभी आज़ाद हुआ तो कुछ तो फैसला करना होगा कि इंडिया में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आनी चाहिए, इंडिपेंडेंस के बाद कितने सारे मतलब और कौन कौन से रूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि नागरिकों को अच्छी सेवा मिल सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है मिक्स इकोनॉमी में। यानी कि जो पहले था जैसा इंडिया, अभी उसको और भी डेवलप करना है। आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अडॉप्टेड द मिडल पाथ रेदर देन टेकिंग रिकोर्स ऑफ एनी एक्सट्रीम्स। सम कंट्रीज हैड अडॉप्टेड कैपिटलिज्म while some countries had adopted socialism. Each type of economy had its
ओन एडवांटेजेस, यानी कि जो हमारी इंडिया थी उनके पास मिक्स इकोनॉमी है। क्या है? मिक्स इकोनॉमी। अभी मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है, जैसे हमने हमारे लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो हमारा लास्ट चैप्टर हुआ था कि मतलब कोल्ड वॉर हुआ था, और भी जो सिविक्स में हमने पढ़ा कोल्ड वॉर हुआ था। फिर वहाँ पर यही दो मुद्दे पर रशिया और अमेरिका की लड़ाई हुई थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई हुई थी। वो कौन सा मुद्दा था वहाँ का? ये था कि कौन कौन कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, कौन कौन सोशलिज्म को फॉलो करता है। तो दोनों कंट्रीज़ को लगता था कि सब लोग कैपिटलिज्म फॉलो करें, और अमेरिका को लगता था सब लोग सोशलिज्म फॉलो करें। ऐसा है, इसके बीच में उनके बीच में लड़ाई हुई थी। कोल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमने एक्सप्लेन कर दिया है वो सब। तो यही इसी के बीच में कि इंडिया को क्या लेना चाहिए, कैपिटलिज्म लेना चाहिए कि सोशलिज्म लेना चाहिए। पर इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? मिक्स इकोनॉमी, मतलब कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों को फॉलो करेंगे। और जो हमारे सोशलिज्म कैपिटलिज्म है, ऐसा नहीं कि सोशलिज्म के पास ज़्यादा एडवांटेजेस है, कैपिटलिज्म के पास ज़्यादा एडवांटेजेस। सबका अलग अलग अपना अपना एडवांटेजेस होता है, जो कि हर कंट्रीज़ को, कुछ कंट्रीज़ को पसंद आता है, कुछ कंट्रीज़ को नहीं पसंद आता। इन capitalist system, the means of production are privately owned. In a socialist economy, the means of production are owned by the state in the name of society। यानी कि जो कैपिटलिज्म जो होता है, जो अमेरिका फॉलो करती थी उस समय, जो कैपिटलिज्म में पता क्या होता है कि जो कैपिटलिज्म होता है वो प्राइवेट होता है। यानी कि कोई इंडस्ट्री हो रही है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, कोई एयरपोर्ट है, ये प्राइवेट में होता है। क्या होता है? प्राइवेट में। जो ये कंपनीज होती है, इंडस्ट्री, वो प्राइवेट यानी कि एक इंसान के नीचे होगी, यानी कि गवर्नमेंट के नीचे होगी, वो प्राइवेटली होता है, इसलिए उसे कैपिटलिज्म फॉलो किया जाता है। तो अमेरिका में कैपिटलिज्म फॉलो होता है, ऐसा पढ़ा था हमने। और जो सोशलिज्म है वो कहाँ पे फॉलो होता है? वो सोवियत यूनियन में फॉलो होता है। सोशलिज्म में क्या होता है? जो होता है प्रोडक्शन, या फिर वीट की प्रोडक्शन, या फिर शुगर केन की प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें स्टेट के नीचे होती है। स्टेट के नीचे यानी गवर्नमेंट के नीचे होती है। गवर्नमेंट यानी जो सोसाइटी का, ये सब मतलब सबका अधिकार उस पर होता है। पर जो प्राइवेट होता है उस पर खाली एक इंसान का अधिकार होता है, पर जो सोसाइटी के अंदर होता है उस पर सबका अधिकार होता है। तो ये डिफरेंसेस आपको पता चल गया होगा कि सोशलिज्म मतलब क्या होता है, कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है। by the state in the name of society। A mixed economy works both in the private and public sector। अब जो मिक्स इकोनॉमी होती है, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है, उसमें पब्लिक और प्राइवेट यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों आता है। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, in order to achieve the economic development of modern India, we gave preference to a model of mixed economy। यानी कि जो हमारे इंडिया को डेवलप करने का समय था, मॉडर्न इंडिया को अचीव, जो हमारी जो सक्सेस को अचीव करना था, उसके लिए मिक्स इकोनॉमी बहुत अच्छा था। यानी कि पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा, यानी किसको ऐसा नहीं है कि सब हमारे कंट्री में सब पब्लिक है, यानी कि सबके पास अधिकार है, प्राइवेट भी कुछ होना चाहिए, ऐसा किसको लगना नहीं चाहिए। वी कैन सी 3 पार्ट्स इन दिस काइंड्स ऑफ इकोनॉमी। अब इस काइंड्स ऑफ इकोनॉमी में 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। अब पढ़ेंगे पहले पब्लिक सेक्टर। द इंडस्ट्रीज इन सेक्टर आर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। या पब्लिक यानी सार्वजनिक सेक्टर। उसमें क्या होता है? पूरा कंट्रोल किसके ऊपर होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उस पर। कोई भी प्राइवेट इंसान उस पर अकेला क्या कंट्रोल नहीं कर सकता है। यानी कि जैसे फोर्ट्स हो गए, किले हो गए, उस पर हमारा कंट्रोल है? नहीं है। उस पर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जो गवर्नमेंट बोलेगी कि हमको ये रूल्स फॉलो करना है तो वही रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, हम खुद का प्राइवेट रूल वहाँ पर नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट। अब प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट यानी जो एक समझ लो कि इंडस्ट्री है, वहाँ पर डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाए जा रहे, टूल्स बनाए जा रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं, तो उस पर हमारा अधिकार रहेगा? नहीं। डिफेंस में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका होगा, या प्रेसिडेंट का होगा, उनका सबका अधिकार, यानी गवर्नमेंट का भी होगा, हमारा भी अधिकार उस पर थोड़ा होगा, पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो उसी को कहते हैं पब्लिक सेक्टर। डिफेंस एक्वायरमेंट आपको समझा होगा, जो हथियार जहाँ पे बनाई जाती हैं वो वाला, तो उस पर हमारा भी अधिकार है, पर हमारा कम है, पर गवर्नमेंट का ज़्यादा अधिकार उस पर रहता है। अब प्राइवेट सेक्टर, द इंडस्ट्रीज इन द सेक्टर आर ओन बाय प्राइवेट इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल देम टू, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स।
यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उस पर खाली ओन जो उसको जो कंपनी को बनाता है, जो वहाँ पर काम करवाता है, उसका अधिकार होगा। कोई ऐसा अंबानी हो गया, इस जो इसके कंपनी है वो उसके कंपनी पे हमारा अधिकार तो नहीं है, पर जो मोदी जी का कंपनी है उस पर तो हमारा अधिकार है। अब जो मोदी हमारी सरकार है, मोदी जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारी सरकार है, तो उनका जो कंपनी होगा वो कंपनी हमारा भी उसमें हिस्सा रहेगा। और पर जो अंबानी जी का जो कंपनी रहेगा उस पर खाली उनका अधिकार होगा, उनका प्राइवेट है ना, समझ गए हो आप। उसी तरह जो अगर कंज्यूमर कोई गुड्स बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई अचार बना है, तो उसका प्राइवेट कंपनी होता है जिसके ऊपर खाली उसका ही ओन का कंट्रोल होता है, वो प्राइवेट होता है। अब ये जॉइंट सेक्टर यहाँ दोनों का होगा। इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्री वाइल सम आर रन अंडर द गवर्नमेंट मैनेज। अब जो जॉइंट सेक्टर है उसमें क्या होता है, जो कंपनीज होते हैं जैसे कि छोटे मोटे कंपनीज जो होते हैं, अचार पापड़ के कंट्री जो कंपनीज होते हैं उस पर हमारा कंट्रोल तो होता है, पर हमारा कंट्रोल के साथ गवर्नमेंट जो हम पे रूल बना रही है उसका भी थोड़ा रूल्स रेगुलेशन उसमें होनी चाहिए, इसका भी होना चाहिए। जैसे कि अभी एक इंसान है वो अपना खुद का प्राइवेट कंपनी बना रहा है, तो उसमें खुद के मजदूर तो रख रहा है, पर मजदूरों को कितनी सहायता देनी चाहिए, कितना काम करवाना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए कंपनी का, और क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो रूल्स तो जो होते हैं गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करती है, चाहे वो प्राइवेट भी हो। आप समझ गए होगे जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है। फॉर मिक्स इकोनॉमी टू रन स्मूथली देयर इज़ अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब जो इकोनॉमी है उसको एकदम स्मूथ से चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन बनाना होगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, यानी कोऑपरेट करना होगा, पब्लिक को भी कोऑपरेट करना होगा और प्राइवेट को भी कोऑपरेट करके हमें दोनों को एकदम अच्छे से स्मूथली फॉलो करना होगा। दिस सिस्टम्स आर एम टू मैक्सिमेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन अ लार्ज स्केल एंड एफर्ट्स हैज़ बीन मेड इन दिस सिस्टम टू ब्रिंग टुगेदर द गुड्स एक्सेप्ट बोथ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो मतलब क्या कर रहा है कि जो मतलब मैक्सिमम बहुत सारे इंडस्ट्रीज बना रहा है, ताकि जो एफर्ट्स जो लग रहे हैं सब जो हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके। और दोनों में, चाहे प्राइवेट में काम करो चाहे पब्लिक में काम करो, दोनों में आप काम कर सकते हो, आपको दोनों में पैसे इनकम ज़रूर मिलेंगे। और हमको दोनों फॉलो करना है, कैपिटलिज्म भी फॉलो करना है, सोशलिज्म भी फॉलो करना है। कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों फॉलो करना है। अ मिक्स इकोनॉमी कैनॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसिप्लिन, टाइम बोर्ड प्लानिंग एसेट्रा। अब जो मिक्स इकोनॉमी होता है उसमें सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। जैसे प्रॉफिट अगर नहीं मिल पा रहा तो गवर्नमेंट की गलती है कि हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे, हमें चला नहीं पा रहे अच्छे से, और फिर डिसिप्लिन भी बनाना पड़ेगा वहाँ पर। एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो अंदर का माहौल होता है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। और भी बहुत सारे प्लानिंग जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है उसको भी एकदम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में चलाना पड़ता है। इसी को कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। द मिक्स इकोनॉमी ऑल्सो नेचुरली टेंड्स टू गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट। अब जो मिक्स इकोनॉमी जो होता है, अगर सब समझ पब्लिक है तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट होगा वो खाली हमारे पास नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट भी उसका इंटरेस्ट लेगी। पर जो प्राइवेट होती है वो खाली हमारे पास आएगा, उसका गवर्नमेंट के साथ उसका कुछ भी ताल्लुक नहीं रहेगा। प्राइवेट में ऐसा होता है और पब्लिक में सबका अधिकार होता है, यानी गवर्नमेंट भी उसमें से पैसे लेती है। क्यों लेती है? टैक्स के हिसाब से। टैक्स हर जगह पे लगता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। लॉन्ग टर्म्स डेवलपमेंट इज स्ट्रेस अपॉन विद प्रायोरिटी द इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। डेवलपमेंट रिक्वायर्स टू ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट रिटर्न्स इन दिस एरियाज आर डिलेड। यानी कि जो हमारी पहले आप पब्लिक समझिए। पब्लिक जो सेक्टर होती है, जो पब्लिक होती है पब्लिक सेक्टर, उसमें क्या होता है, जो प्राइवेट वाले मतलब ये रोड्स बनाना, एजुकेशन फैसिलिटी देना, साइंटिफिक रिसर्च बनाना, और भी जो एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, रेलवेज, ये सब बनाना क्या प्राइवेट कंपनी करती है? नहीं करती। प्राइवेट कुछ करती है, पर ज़्यादा कर जो पब्लिक होती है ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट का है वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। पता है क्यों इन्वेस्टमेंट करती है? क्योंकि जो प्राइवेट वालों को डर लगा रहता है, जिनका प्राइवेट खुद का कंपनी होता है उनको डर लगा रहता है कि अगर हम इसमें
खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या उतना पैसा हमको वापस मिल पाएगा? मिल पाएगा पर क्या लगेगा? 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम लगेगा उतना पैसा वापस अर्न करने के लिए। पर पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं सोचती कि हमें कितना पैसा मिलेगा। पब्लिक सेक्टर क्या सोचती है कि पब्लिक को कितना पैसा मिलेगा, पब्लिक के हिसाब से काम होना चाहिए। ऐसा पब्लिक सेक्टर तो ज़्यादा का जो एयरपोर्ट्स, रेलवे जो होते हैं ये पब्लिक मतलब पूरे गवर्नमेंट बनवाता है, कोई प्राइवेट अपने हिसाब से नहीं बनवाता। क्योंकि जो प्राइवेट होता है उन्हें डर लगा रहता है कि हमें उतना पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर पब्लिक का क्या रहता है कि वो चलते रहता है, अपना आप पैसा आएगा ही आएगा। नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दिस एरियाज। और इसलिए जो प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं वो इस एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रखते हैं। और जो उनका प्राइवेट होता है उसमें उनका फटाफट पैसा आ जाता है, वो उनका प्राइवेट का फटाफट पैसा आ जाता है। पर ऐसी जगहों पर एयरपोर्ट्स, रेलवेज, अगर ऐसी जगहों पर ये लोग अपना काम करेंगे तो पैसा आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए प्राइवेट वाले इसके ऊपर काम नहीं करते। इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एन द इनिशिएटिव। और इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवेज, एयरपोर्ट ये तो होना ही पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट नहीं बनवा रही तो पब्लिक को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट अपना कदम आगे बढ़ाती है। Thus, India adopted the mixed economy model and 5-year plan and started off on its path of development। इसलिए इंडिया ने इकोनॉमिक जो मॉडल था, मिक्स इकोनॉमिक मॉडल, इसको अडोप्ट किया। 5 ईयर का प्लान बनाया। 5 ईयर के प्लान के हिसाब से कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना पैसा लगा, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसके हिसाब से सारा डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो गया। कब से? ड्यूरिंग 1973 से। द इंडस पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। 1973 के बाद से जो हमारा इंडिया का इकोनॉमी था ये धीरे धीरे बढ़ता गया, डेवलपमेंट के रास्ते पे चलता गया। प्रायोरिटी वॉज द given in this policy to control the influence of heavy industries, industrial families and foreign industries and remove the imbalance in regional development। यानी कि और इसके चलते चलते जो हमारे इंडियन कंट्रीज जैसे जो गवर्नमेंट थे इन्होंने बाहर से इंडस्ट्रीज लेना चाहा, अंदर से बाहर भेजना चाहा, और जो हमारे गुड्स थे बाहर गए, उनके गुड्स हमारे अंदर आए। और फिर भी जो क्या था ना, जो रीजनल डेवलपमेंट की वजह से ना ये इम्बैलेंस हो जाता था। अब इम्बैलेंस क्यों हो जाता? क्योंकि जो रीजनल जो अलग अलग स्टेट से आते थे वो खुद का महत्व ज़्यादा बताते थे। आई एम अ बंगाली, आई एम अ मराठी, आई एम अ गुजराती, ऐसा सब वजह से जो ये रीजनल के इसके इम्बैलेंस हो जाया करता था। और डेवलपमेंट का जो था प्रोसेस वो कहीं कहीं स्लो पड़ जाया करता था। द गवर्नमेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट of small scale industries and cottage industries। government also started paying more attention on cooperative sector। जो गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया किसके ऊपर? डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जो गवर्नमेंट थी उनको लगा कि जो बड़े लोग हैं उनका तो चल रहा है, खुद का फैक्ट्रीज प्राइवेट चल रहा है, पर हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल कॉटेज के ऊपर जो अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं या फिर छोटे मोटे रहता है ना, छोटे मोटे कंपनीज रहते हैं वहाँ पर जो बिजनेस करते हैं उनको भी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन ऑन द कोऑपरेटिव सेक्टर। जो छोटे मोटे कोऑपरेटिव सेक्टर थे उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया किन्होंने, गवर्नमेंट ने। देखते 5 ईयर प्लान्स। द कॉलोनियल power had exploited and India economically country faced such problems like private unemployment, poverty, unemployment, population growth, low standard of living। यानी कि जो कॉलोनियल पावर थी, कॉलोनियल पावर जो थी हमारी, जो ब्रिटिश पावर आई थी, उन्होंने हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड किया, बहुत सारे खजाने लेके गए और बहुत ही कम मात्रा में जो था इकोनॉमिक जो पैसे इनकम थे हमारे इंडिया में छोड़ के गए। यानी कि ब्रिटिश पहले एकदम कंकाल थी, एकदम उनके पास कुछ भी नहीं था, पर जब वो इंडिया में आई सारा जो पैसा था, इनकम था, सब लेके गई। और इसी के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर फेस करने पड़े हमें जब इंडिया आज़ाद हुआ। पॉवर्टी का, गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट यानी रोजगारी का, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जो पॉपुलेशन था वो बढ़ती जा रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होते जा रहा था। मतलब जो बेरोजगारी नहीं थी और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कैसे काम चलेगा, गरीबी तो रहेगी ही। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हो गया था हमारे इंडिया में, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे इंडिया ये सब चीज़ों में बहुत ही पीछे थी। जब 16 का ज़माना था, 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी, उस समय बहुत ही
बिगड़ी हुई थी हमारी इंडिया, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा था, नॉलेज किसी के पास नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी में पूरा पीछे थी इंडिया। पर जब ये प्लानिंग्स आया इसकी वजह से इंडिया डेवलप करती गई। कौन सा प्लानिंग था? प्लानिंग एसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इंडिया established द प्लानिंग कमीशन इन 1950 विद द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए चेयरमैन। इंडिया ने फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन को अपॉइंट किया और उसका जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ रखा, पॉलिसीज़ रखा, ताकि रोज जो लो रीजनल है या फिर जो हाई रीजनल है सबको इक्वलिटी से सारे पॉलिसीज़ मिल सके। इन फॉर्मेटेड India 5-year plan that included rural and agriculture development, balanced industrialization, provision for a minimum standard of living, and economic development consist with democratic ideals. It focused on people's participation and individual development in the formulation and implementation of 5-year plan। यानी कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ज़्यादातर छोटे मोटे स्मॉल विलेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, ताकि वहाँ के जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हमारे डेमोक्रेट आइडियाज़ में, वहाँ पे जब अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो उनको ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया। और उनको भी जो 5-year प्लान समझाया कि 5-year प्लान में क्या क्या होने वाला है, फिर उसके बाद 5-year प्लान में क्या क्या होने वाला है, सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान। ऐसे हमारा इंडिया चलता गया और प्लान के हिसाब से डेवलप करता गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था प्लानिंग के ऊपर, कि मतलब प्लानिंग तो कर रहे हैं पर उसका प्रिंसिपल तो होना चाहिए, सब कानून तो होना चाहिए उसके अंदर, कौन कौन से कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। पब्लिक को पता नहीं चाहिए ना कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, कि ऐसे कुछ करती जाएगी गवर्नमेंट कि पीपल्स को पता ही नहीं चले। अब जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज द proportionate distribution of the resources of a country and appropriate use of the human resource to fulfill the needs of people। यानी कि जो पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट से आती थी पर जो पीपल्स जो होते वो कभी कभी समझ लो, अभी गांव में एक फैसिलिटी आई कि सबको गेहूँ चावल मिलेंगे। पर कुछ लोग क्या करते हैं ना, गेहूँ जो चावल होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में लेके जाते हैं, रहता तो एक बार आने का पर 2-2 3-3 बार आते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, जो बैलेंस जो होता है मतलब किसी को आधा मिलता है, किसी को कुछ मिलता ही नहीं, और कोई ज़्यादा लेके जाता है। तो उसका जो फुलफिलमेंट होता है वो हमें आराम से यूज़ करना पड़ेगा ताकि सबके नीड्स फुलफिल हो सके। गोल्स ऑफ प्लान। अभी प्लान्स के गोल्स क्या थे? द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। ये सारे गोल्स थे जो इकोनॉमिक इंडिया जो प्लानिंग कमीशन डेवलप हुआ था उसके नीचे के कौन गोल्स को फॉलो करना पड़ा था, कितने डेवलपमेंट हुए थे, पहले से लिस्ट बनाकर जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिक को बता दिया था। तो इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। अब जो नेशनल का इनकम है, जो इनकम हमारा आता है, इकोनॉमी जो आता है, जो इकोनॉमिक है इंडिया का, उसमें इंक्रीज होना चाहिए ये सब डेवलपमेंट के हिसाब से। ब्रिंगिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिस इंडस्ट्रीज। यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो रैपिड स्पीड से भागते जा रहे आगे उनको छोड़कर वो तो जा रहे अपने आगे, पर छोटे जो बेसिक जो इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ब्रिंगिंग अबाउट द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है उसको भी इंक्रीज़ करना होगा, प्रोडक्शन उसके, सो डैट द कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। या फिर अगर हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर नहीं होगा तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाएगी एग्रीकल्चर के मामले में, इसलिए एग्रीकल्चर भी होना ज़रूरी है। और इसके लिए एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया बहुत ही आगे चलती है और सेल्फ सफिशिएंट भी है एग्रीकल्चर के मामले में, मतलब कोई इंडिया कभी भूखा नहीं रहता, सेल्फ सफिशिएंट है एग्रीकल्चर के मामले में। यूज़ द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। यानी कि जब इंडस्ट्रीज़ बनेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज जब होंगी, जब इंडस्ट्री बनेंगे तभी जाके जो एम्प्लॉयमेंट है सबको रोज़गारी मिल पाएगी, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा। अपॉर्चुनिटीज सबको अवेलेबल करने का भी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट के काम है। रिमूव द इनइक्वलिटी एंड इन अर्निंग्स ऑफ वेल्थ। जो रिमूव इनइक्वलिटी, यानी इनइक्वलिटी को रिमूव करना है। किसमें? जो किसी को पगार ज़्यादा दिया जाता है, किसी को पगार कम दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं काम हुई करती हैं, आदमियों के इतना ही काम करती है, पर उन्हें पैसे क्या होते हैं? कम दिए जाते हैं। क्यों कम दिए जाते हैं? क्योंकि इनइक्वलिटी मतलब फॉलो हो रही है। तो उन इनइक्वलिटी को हमें हटाना है
और जो अर्निंग से सबकी मंथ की सबको बराबर मिलनी चाहिए। काम उतने करे तो पैसा कम ज़्यादा क्यों दे रहे हो आप लोग। द मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, यानी जो कोई भी वस्तु होती है, फिर कोई भी चीज़ होती है, तेल ला रहे, नमक ला रहे, तो इनकी जो प्राइजेस है इसको मेंटेन रखने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। जैसे कि अब देखते हैं तेल के भाव कितना बढ़ गया है, जो और भी सारी चीज़ों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी कम नहीं होते जा रहा है, तो उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की। पर इस समय गवर्नमेंट काम कर नहीं पा रही है। देखो कितनी सी महंगाई आ गई है हमारे इंडिया में, तो उसको भी स्टेबल करने की जिम्मेदारी है किसकी, प्लानिंग कमीशन की और गवर्नमेंट की। ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी फैमिली को देती है, उनको सुविधाएं देती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, ये भी जिम्मेदारी बनाए रखनी चाहिए। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय एलिगेटिंग पॉवर्टी, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, सबको स्टैंडर्ड लाइफ होनी चाहिए, और जो पॉवर्टी है उसको हटाना भी पड़ेगा। डेवलप सोशल सर्विस, जो सोशल सर्विस है उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, जो इकोनॉमी उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा। जैसे एग्रीकल्चर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है इंडिया, उसी तरह इकोनॉमी के मामले में भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट रहनी चाहिए। अब देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कि हमारे इंडिया ने 10 to 11 5 ईयर प्लान बनाया था। उसमें से फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी 1951 की से लेकर 1956 के बीच में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए वो पढ़ेंगे। द एक्सपेंडिचर इन द प्लान वॉज प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर, यानी जो पहले ज़्यादा सब किसके ऊपर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया पहले 5 ईयर प्लान में। सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। इरिगेशन यानी जो सिंचाई होती है, जो फ्लड कंट्रोल की जो होती है उसको फ्लड कंट्रोल यानी उसके लिए डैम्स बनवाया गया, फिर उसके लिए अलग अलग सुविधाएँ दी गई ताकि फ्लड ना आए, उसको कंट्रोल किया जा सके। सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़्यादा यूज़ हुआ हमारे इंडिया में। इस सब डेवलपमेंट की वजह से ही उस समय थोड़ी पॉवर्टी जो थी, गरीबी थी, वो हट गई थी। गरीबी ही नहीं बल्कि बेरोज़गारी भी उस समय हट गई थी, क्योंकि अगर ये सारी जब इंडस्ट्रीज़ बनेंगे, एग्रीकल्चर आएगा, सोशल डेवलपमेंट आएगा, कंट्रोल फ्लड्स आएगा, तो डैम्स बनवाने के लिए मजदूर चाहिए, मजदूर बना वहाँ पर जाएंगे, काम करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगा। रूरल एंड स्मॉलर इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ट्रांसपोर्ट जो मिनरल्स थे वो उसको भी डेवलप किया गया, ट्रांसपोर्ट को चालू किया गया, कम्युनिकेशन जो बातचीत की टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट से होती है उसको भी ज़्यादा डेवलप किया गया। एजुकेशन को हर जगह पब्लिक स्कूल बनाया, प्राइवेट तो थे ही पर पब्लिक भी बनवाया गया ताकि किसी को फीस की चिंता ना हो, बच्चों को पढ़ा सके। हेल्थ की भी बनाई गई पब्लिक हॉस्पिटल्स जिसमें कि ज़्यादा पैसे नहीं लगते और अच्छे से हमारा इलाज भी हो जाता है, उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया गया फर्स्ट 5 ईयर्स में। दिस प्लान कंसिस्टेड ऑफ मेजर्स ऑफ ले द फाउंडेशन ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया उस समय भी जो प्लान कंसिस्ट हुआ था फर्स्ट प्लान। अब देखते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ इन 1956 to 1961 तक। दिस प्लान हैड एम्बिशन गोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब सेकेंड ईयर जो 5 ईयर प्लान था अभी यहाँ पे कितना पड़ा था 1951 से लेकर 1956 तक ये सारे डेवलपमेंट हुए, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इसके बीच में सब हुआ। और फिर जब 1956 से लेकर 1961 तक जब उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा बनाए गए ताकि छोटे मोटे गुड्स जो है जो हाथों से बनानी पड़ती थी अब वो मशीनों से बनेंगी। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज बनवाएगी जो एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रोरकेला, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट्स एट सिंदरी, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स बनवाएंगे। अब जैसे हम देखते थे जो पहला इंडिया था वहाँ पर जब अगर कुछ ग्रो करना पड़ता था, कुछ खेती करनी पड़ती थी, तो जो वीट का प्रोडक्शन जो हुआ करता था, वीट, चावल, गेहूँ, इसका जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ करता था। पर जब से फर्टिलाइजर्स आ गई, वो फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कीड़ों को मार देते हैं और जो प्रोडक्शन होता है वो अच्छे से होता है और इसमें जो हमारी वीट प्रोडक्शन वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो भी सारी चीज़ें ध्यान दिए गए। रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, यहाँ पर जो रेल इंजन बनाया जाता है वो ऐसा रोड पे तो नहीं बनाते होंगे ना, कुछ तो फैक्ट्री होती है वहाँ से लेके आते होंगे, तो उसका भी ज़्यादा फोकस किया गया उस समय। फैक्ट्री ऑफ रेलवे बॉगीज एट परमापुर, जो
जो इंजन था उसका फैक्ट्री कहाँ पे था, याद रखना, जो रेलवे इंजन का जो फैक्ट्री था वो चित्तरंजन में था, और जो बॉगीज, जो रेलवे के पीछे के बॉगीज जो होते हैं उसका फैक्ट्री कहाँ पे था, परमपुर। हाँ, पेरमबूर। शिप बिल्डिंग फैक्ट्री, जो शिप को बनाया जाता है ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो सके, सी रूट्स के हिसाब से जो सी रूट पे हो सके उसको भी शिप बिल्डिंग को बनाया गया। फैक्ट्री कहाँ पे था, याद रखना, जो रेल इंजन का था वो चित्तरंजन में था, और जो रेलवे का बॉगीज था वो परमपुर में था, बनाया जाता था। और जो शिप्स बिल्डिंग हुआ करता था वो विशाखापत्तनम यहाँ पे हुआ करता था। एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज वे सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री बनाई गई पब्लिक सेक्टर में। ह्यूज डैम्स लाइक भाखड़ा, नांगल, दामोदर एसेट्रा वेर बिल्ड टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये सारे डैम्स बनवाए गए ताकि वाटर अवेलेबल रहे इंडिया में, कि अगर कहीं फैमाइन आ रहा है तो उस डैम को छोड़कर उस फैमाइन को ख़त्म किया जा सके, या फिर उस ड्राफ्ट को, सूखेपन को ख़त्म किया जा सके, एग्रीकल्चर को वाटर उपलब्ध रहे हमेशा। इसके लिए डैम्स बनवाए गए ताकि जो वाटर है वो स्टोर फॉर्म में रहे, हमेशा बहकर, सूख कर, उड़कर ख़त्म ना हो जाए। इट लेड टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, और इसी के चलते जो नेशनल इनकम था उसका भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो शिप्स थे वो बनवाए गए तो बाहर से अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, तो इनकम आने लगे। और जो फैक्ट्रीज थे, जो शिप, जो बॉगीज बनाते थे, इंजन बनाया करते थे, ट्रेन बनाया करते थे, उससे भी हमारा इनकम बढ़ते गया। सबको जो बेरोजगारी थी वो रोजगार में कन्वर्ट हो गई, सबको काम मिलने लगा। ये सारी चीज़ों की वजह से जो इंडिया था वो डेवलपिंग के रास्ते पे चलते जा रहा था। अब देखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। अब तीसरे 5 ईयर प्लान मतलब 1961 से लेकर 1966 तक क्या डेवलपमेंट हुआ। दिस प्लान वॉज एम टू ब्रिंग अबाउट अ बैलेंस इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अब जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था इसमें बैलेंस करना पड़ा इंडस्ट्रीज़ के बीच में, एग्रीकल्चर के बीच में। यानी कि सब लोग अगर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे तो एग्रीकल्चर कौन संभालेगा, खाने पीने के सामान कहाँ से आएंगे, तो दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ा उस समय। द अदर गोल्स ऑफ द प्लान इंक्लूडेड इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, और जो अदर प्लान्स थे जो वहाँ पर इंक्रीज किया गया इनकम को, जो उनके गोल्स थे उसको बढ़ाने के लिए उनके इनकम को इंक्रीज करना पड़ा। हेवी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, एवेलेशन ऑफ पॉवर्टी एंड टू एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो ये सारी चीज़ें थी, हैवी इंडस्ट्री बनवाई गई, और जो गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर थी, केमिकल फर्टिलाइज, ये सब बनवाए गए वहाँ पर, ताकि सब कुछ एकदम मेंटेन बैलेंस में रहे और पॉवर्टी ख़त्म हो जाए और सबको अपॉर्चुनिटी मिले कि सब लोग रोजगार हो सके, सब पैसा कमा सके। After the third 5 year plan, there 3 1-year plans were implemented. जब थर्ड 5 ईयर प्लान ख़त्म हुआ तो उसके बीच में ही 1966 से लेकर 1969 तक एक थर्ड ईयर प्लान आया। 5 ईयर प्लान चल रहा था पर बीच में थर्ड ईयर प्लान आया। अब थर्ड ईयर प्लान क्यों आया, सोचा कभी, पढ़ते तो सोचेंगे ना अभी हम। अब थर्ड ईयर प्लान, 5 क्यों बोल रहे हैं हम, थर्ड ईयर प्लान था वो। तो थर्ड ईयर प्लान का क्यों आया, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेंस फेमाइन। उस समय सूखापन हो गया था, खाने की बहुत ही कमी हो गई थी, उस समय फेमाइन आ गई थी। तो उसके बीच में ड्यू टू इन्वेशन ऑफ बाय चाइना, इन्वेशन ने जो चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। द गवर्नमेंट हैड टू फोकस द डिफेंस रेदर द डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क। अब जो गवर्नमेंट थी वो अभी डिफेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे, क्योंकि पाकिस्तान वॉर कर रहा है, चाइना वॉर कर रहा है, और फिर जो हमारी इंडिया में वैसे ड्राफ्ट फेमाइन चल रहा है, तो इस डिफेंस को लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो चाइना आकर जो फेमाइन चल रहा है उसको और भी तहस नहस कर देंगी, पाकिस्तान आके ख़त्म कर देगा। इसलिए उस समय डेवलपमेंट को थोड़ा 3 साल के लिए छोड़ दिया गया, और किसके ऊपर फोकस किया गया, डिफेंस के ऊपर 3 साल के लिए ज़्यादा फोकस किया गया। और फिर ऑल्सो द फेमाइन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर्स टू टेकल्स द एफर्ट्स ऑफ फेमाइन। और फिर बाद में जो चाइना को हराया, पाकिस्तान को ख़त्म किया, उनके वॉर को, और फिर बाद में जो 3 साल का जब तीसरा साल आया, 2 साल ख़त्म हुए जब चाइना और पाकिस्तान से हुआ हमारा, फिर तीसरा साल जब आया तो फेमाइन को ख़त्म किया गया। और फिर बहुत सारी जो चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया, इन टैकल्स को, इफेक्ट्स को ख़त्म किया फेमाइन को। दिस इशूज़ स्ट्रेस द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली। और जो ये इश्यूज़ थे, जो 3 साल का समय आया था, इसने हमारे इंडिया को एकदम तहस नहस करके रख दिया था। बहुत ज़्यादा फेमाइन आया था, ड्राफ्ट आया था उस समय, इसलिए पूरा ख़त्म हो गया था हमारा इंडिया का इकोनॉमी जो था। और फिर ये जो था समय, इसको 3 साल के लिए हटा दिया गया और सीधा 5 ईयर प्लान वापस लागू कर दिया गया।
तो कैसा लगा हम लोग आपको हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 जो आने वाला है, हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे कि आपको ढूंढने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ एनी डाउट वॉज देयर देन यू कैन आस्क मी। बाय बाय स्टूडेंट्स, मीट इन आवर सेकेंड वीडियो।